तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हम लेके आए हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 ऑफ साइंस बुक, दैट इज क्यूरियोसिटी बुक, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। तो फोर्स, पुल, पुश, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारे चीजों के बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन मजेदार है, एंडिंग तक जरूर देखिएगा। चलिए समझते हैं पहले कि व्हाट इज फोर्स, कहाँ कहाँ फील होता है। तो अपने बुक में जो दिया है इनके बारे में, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इट वॉज विंडी डे व्हेन सोनाली एंड रागिनी वेंट साइकिलिंग। जब वो बाईसाइकिलिंग करने निकली घर से, सोनाली एंड रागिनी, तो हवा वाला दिन था, एकदम मस्त हवा लग रहा था, चल रहा था। सो इट वॉज विंडी डे व्हेन सोनाली एंड रागिनी वेंट साइकिलिंग। जब वो साइकिलिंग करने निकली तो वो दिन कैसा था? हाँ, हवा बह रही थी। They experienced pushed and pull forces around during their adventure. जब वो साइकिल चला रही थी तो कहीं कहीं ऐसा लगता था हवा का झोंका उड़ा के लेके चला जाएगा, पुश कर देगा, कहीं कहीं ऐसा खींच रहा है मेरे को। So they experienced push and pull forces during this adventure. जब वो साइकिलिंग चला रही थी, साइकिलिंग करने निकली थी हवे वाले दिन में, बहुत हवा बह रहा था। So it was a windy day, and Sonali and Ragini went for bicycling, that is cycling. They experienced the force called pull and push force. They experienced that in their journey. So wind was pushing against them. उनको wind क्या कर रहा था? पुश कर रहा था। As they रोप अप हिल, तो जब हिल के ऊपर चढ़ रही थी साइकिलिंग करते करते, तो ऐसा लग रहा था कि विंड वॉज पुशिंग अगेंस्ट देम, तो विंड उनको ढकेल रहा है नीचे। जब वो पहाड़ चढ़ रही थी साइकिल से तो ऐसा लग रहा था कि विंड उनको पुश कर रहा है, नीचे ढकेल रहा है। सो विंड वॉज पुशिंग अगेंस्ट देम एज दे रोड अपहिल while going downhill. जब वो नीचे उतर रही थी, जब साइकिलिंग करके नीचे आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो खींच रहा है, फटाफट नीचे जा रहा है। अरे होता है कि नहीं? तुम लोग ने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा, साइकिल चला रहे हो या बाईसाइकिल चला रहे हो, जब नीचे आते हो ब्रेक मार मार के आते हो, ऐसा लगता है खींच रहा, अपने आप बिना चलाए चल रहा है। हाँ, सब लोग ने एक्सपीरियंस किया रहेगा, ऐसा एक जन भी नहीं रहेगा जो ऐसा एक्सपीरियंस ना किया हो। तो इन लोग को भी जब चढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था यार कितना दम लग रहा है चढ़ाने में, कुछ तो भी ढकेल रहा है ऊपर से। और जैसे नीचे उतरना चालू किया उन्होंने, आई भाई ऐसा लग रहा है कोई ढकेल दे रहा है, फटाफट जा रहे हैं, ब्रेक मार मार के जा रहे हैं, तो गिर जाएंगे, ऐसा लग रहा था। तो फोर्स आर एवरीवेयर इन आवर डेली एक्सपीरियंस। तो फोर्स आप देखोगे तो हर एक जगह एक्सपीरियंस करते हो आप। लिखने में फोर्स लगा ना? हाँ सर लगा। तो अलग अलग टाइप के फोर्सेस हैं जो हर एक जगह लग रहे होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो फोर्सेस आर एवरीवेयर इन आवर डेली एक्सपीरियंस। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स, पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं खींच रहा हूं, क्या कर रहा हूं? पुल कर रहा हूं, इसको मैं ढकेल रहा हूं, ऐसे गिर गया, तो इसका मतलब पुश कर रहा हूं। तो व्हेन फोर्स इज पुश और पुल अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट पे पुश
पुश कर रहे हो या खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, दैट इज फोर्स। तो फोर्स इज पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। व्हेन वी मूव कार्डबोर्ड बॉक्स वी यूज पुश और पुल एक्शन। कोई भी बक्सा है बीच में रखा हुआ है, आप ऐसे धकेल के लेके जाते हो कोई कोने में, है कि नहीं? सो दैट इज पुश फोर्स। या फिर कभी कभी खींच खींच खींच, देखो ट्रॉली रहता है, खींच 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 के लेके आता हूँ, मजा आ रहा है, हम घूमने चले हैं, ट्रॉली लेके चले हैं, मुझे स्टाइल मारना है। सो दैट इज व्हाट यू आर पुलिंग दैट, सो दैट इज ऑल्सो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। So when we move cardboard box, we use pull or push or pull force, pull or push action. Forces results from interaction between two objects. This is one object. इसके ऊपर पुश किया तो ये दो हाथ का और इसका इंटरैक्शन से फोर्स का रिजल्ट हुआ। तो फोर्स रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के का इंटरैक्शन होगा तभी फोर्स बनेगा उधर। तो ये बात ध्यान में रखना है। देखो मैं इसके ऊपर फोर्स डाल रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मेरे ऊपर फोर्स नहीं डाल रहा है, ये भी मेरे ऊपर फोर्स डाल रहा है ना। तो दो जन का इंटरैक्शन से ही फोर्स का उत्पत्ति होगा। तो ये बात ध्यान में रखना है कि फोर्स रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरैक्शन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। जब भी दो ऑब्जेक्ट टकराएंगी, एक दूसरे के पास आएंगी, उनका इंटरैक्शन होगा, तब जाके फोर्स की उत्पत्ति होगी, फोर्स उधर बनेगा। So what is SI unit of the force? SI unit of the force is Newton, ठीक है, और उसको N से डिनोट करते हैं। So SI unit of force is nothing but Newton and it is symbol is N. All movement required some kind of force application. कोई भी मूवमेंट हो, मैं चल रहा हूं, इसमें फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है, मसल फोर्स लगा रहा है भाई तुम्हारा, है ना। सो हर एक एक्शन में कोई भी कुछ भी होता रहता है ना, वो बिकॉज ऑफ सम फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। सो जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं दुनिया में, दैट इज बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट। कोई भी मूवमेंट होता हो दुनिया में, वो मूवमेंट कराएगा कौन? कोई ना कोई टाइप का फोर्स। तो फोर्स ही जिम्मेदार है मूवमेंट का इन द होल वर्ल्ड। सो ऑल मूवमेंट, कोई भी टाइप का मूवमेंट हो रहा है तो बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट। नाउ नेक्स्ट वन, पुशिंग मीन्स अप्लाइंग फोर्स अवे फ्रॉम आवर बॉडी। सो जब भी हम अपने बॉडी से दूर फोर्स अप्लाई करते हैं तो दैट इज पुशिंग। तो पुशिंग मीन्स अप्लाइंग फोर्स अवे फ्रॉम आवर बॉडी। तो ऐसा पुश कर रहा हूं ना, मैं ढकेल दे रहा हूं। आदमियों को क्या करते हो आप लोग? धक्का मार के जाते हो, ढकेल के जाते हो। भीड़ है भाई, मैं चौड़ में जाऊंगा, है ना, जाते हो कि नहीं जाते हो? यस। तो चौड़ में निकलते हो, सबको धक्का मारते, आई हटो, पुश कर दूंगा। सो दैट पुशिंग मीन्स अप्लाइंग फोर्स अवे फ्रॉम आवर बॉडी एंड पुलिंग मीन्स खींच रहे हो अपने पास, नजदीक आओ मेरे। तो पुलिंग मीन्स अप्लाइंग फोर्स टुवर्ड्स योर बॉडी, है ना। फोर्स अप्लाई करते अपने बॉडी की तरफ तो दैट इज पुलिंग, एंड बॉडी से दूर अप्लाई करते तो दैट इज पुशिंग। बात समझ में आ गई? अब वो जेटैक वाला नहीं है कि हाँ खींच के आ गया, कुछ भी दिखाता है, ठीक है, वो उतना ज्यादा ध्यान में रखना। तो सर वो भी तो पुलिंग है, सेंट मारा अपने आप पुल होके आ गया,
ये वैसा कुछ नहीं होता है। नहीं तो बहुत सारा लुक्खा लोग ऐसा ऐसा सेंड मार के घूमता। ठीक है, सो दैट इज नॉट पुलिंग। अब आपको समझ में आना चाहिए कि पुलिंग या पुशिंग दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट से ही होगा। जब कांटेक्ट होगा, हमने कांटेक्ट किया, पुश हो गया, और ऐसे कांटेक्ट किया, आपने पास खींचा, सो दैट इज पुलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिफ्टिंग इज अ टाइप ऑफ पुलिंग। लिफ्ट किया पानी को, पी रहा हूं, तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ पुलिंग अपवर्ड। तो लिफ्टिंग इज अ टाइप ऑफ पुलिंग फोर्स अपवर्ड। ठीक है, सो लिफ्टिंग इज टाइप ऑफ पुलिंग फोर्स अपवर्ड। कैरिंग इन्वॉल्व्स मल्टीपल फोर्सेस वर्किंग टुगेदर। आप कुछ कैरी करके लेके जाते हो, सो उसके ऊपर अलग अलग फोर्स एक्ट कर रहे हैं। सो मल्टीपल फोर्स एक्टिंग टुगेदर, एक साथ बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। दैट्स व्हाई पीठ पे लदा हुआ है, बस्ता पीठ पे लदा हुआ है ना? क्यों? तो फिर वो लदा हुआ है तो उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए वजनदार लगता है ना। सो कैरिंग involves multiple forces working together. Every movement we make involve force application. जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं या हम कर रहे हैं, वो फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से ही कर पा रहे हैं। So every movement we make involves force application. ठीक है, फिर फ्रेंड्स होल्डिंग बाइसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड एंड स्टॉप्स डिक्रीजेस स्पीड। फ्रेंड्स ने क्या किया, अब हम बाइसाइकिल चला रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे लोग ना पीछे से ऐसा इसका करियर पकड़ के खींचते रहते, अरे आगे नहीं जाने दूंगा, सुनील शेट्टी हूं, होता है ना, ऐसा करते हैं बच्चे लोग। एक बच्चा साइकिल चला रहा है, चलाने की कोशिश कर रहा, चढ़ रहा है, तो पीछे एक बच्चा पकड़ लेता है, अरे मैं सुनील शेट्टी हूं, नहीं जाने दूंगा आगे। सो फ्रेंड्स होल्डिंग बाइसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड स्टॉप, और आपको रुका देता है या फिर आपका स्पीड कम कर देता है। हिटिंग बॉल, जब हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल आया, उसको आपने मारा, 6 गया, छक्का, और ये लगा बीएसएनएल चौका। पहले सुना रहेगा आप लोगों ने। तो फोर्स, बॉल सामने से आ रहा है, हिट किया, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने, है ना। सो हिटिंग मूविंग बॉल with bat changes its direction. Pressing inflated balloon changes its shape. इन्फ्लेटेड बलून को आपने प्रेस किया फोर्स से, तो उसका शेप चेंज होता है कि नहीं होता है? होता है। सो वो क्यों हुआ? फोर्स के एप्लीकेशन से ही हुआ। आपने छक्का लगाया, डायरेक्शन चेंज किया, कैसे हुआ? तो फोर्स के एप्लीकेशन से ही हुआ। आपने बाइसाइकिल रुका लिया, कैसे रुकाया? स्पीड चेंज किया उसका, या उसको रोक लिया, कैसे? फोर्स लगा के ही रोका है उसको। ठीक है। ड्रॉवर को ओपन करते हैं, खर्र, उसमें से कुछ निकालते हैं, तो ड्रॉवर ओपन किया आपने। ओपनिंग ड्रॉवर ऑल्सो रिक्वायर्स फोर्स, है ना, फ्रॉम रेस्ट। सो रेस्ट पे था ड्रॉवर, रुका हुआ था, उसको आपने खींच के मूवमेंट में लाया, फोर्स एप्लीकेशन की वजह से। स्ट्रेचिंग रबर, रबर है, उसको खींचते हो आप, फोर्स लगता है। हाँ। बैंड चेंजेस
इट्स शेप। तो वो रबर को आप खींच के उसका क्या करते हो, उसका शेप चेंज कर रहे हो। स्ट्रेचिंग रबर बैंड change its shape. Opening drawer requires force to move from rest. Stretching rubber also require, so ठीक है। अब देखो, whenever there is a change in the speed, a force is acting. जब भी स्पीड चेंज होता होगा तो जरूर यहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट्स वाई स्पीड चेंज हो रहा है। चेंज इन डायरेक्शन, इससे हमको यही समझ में आया ना। तो चेंज इन डायरेक्शन ऑल्सो मीन्स फोर्स एक्स इज प्रेजेंट, दैट्स वाई डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो चेंज स्पीड इंडिकेट्स application of the force. Change in direction also implies, yes, application of the force. Similarly, change in the shape indicates the force application. So change in shape also, rubber band change हुआ उसका shape Q because application of the force. तो ये बात ध्यान में रखना कि स्पीड चेंज हुआ बिकॉज फोर्स का एप्लीकेशन से, देन डायरेक्शन चेंज हुआ बिकॉज ऑफ फोर्स का एप्लीकेशन से, शेप चेंज होता है तो भी फोर्स के एप्लीकेशन से। नोट, नन ऑफ दीज चेंजेस हैपेंस विदाउट फोर्स। सो बिना फोर्स के एक्शन से ये कोई भी संभव नहीं है। ना तो शेप चेंज हो जाए, ना तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, ना तो स्पीड चेंज हो। अगर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अगर चेंज हो रहा है इन द डायरेक्शन, इन द स्पीड, इन द शेप, so there might be some force acting upon it. Object at rest moves may have balanced force acting on it. तो कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे क्यों है, कोई ना कोई उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ऑपोजिट फोर्सेस, तो उसको रेस्ट पे रखा हुआ है, तो बैलेंस्ड फोर्स है उसके ऊपर। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में हैव बैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो जो भी फोर्स लगेगा या फोर्स जहां भी बनेगा तो दो बॉडी का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा, दो ऑब्जेक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। तो ये आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि फोर्स ऑलवेज इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट के इंटरैक्शन से ही क्या बनेगा, फोर्स बनेगा। फोर्स कब बनेगा, फोर्स ऑलवेज इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जब भी दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट कर रहे हैं तो वो वहां पे फोर्स इन्वॉल्व जरूर है। When you push table, जब टेबल को आप पुश करते हो, हैंड इंटरैक्ट्स विद द टेबल। हैंड जो है वो टेबल के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है, तभी आप उसको पुश कर पाते हो। तो टेबल और हैंड का इंटरैक्शन से उधर फोर्स लगा, आपके हाथों ने फोर्स लगाया और टेबल ने भी फोर्स लगाया है, लेकिन आपका फोर्स टेबल का फोर्स से ज्यादा था, तभी आपने टेबल को घसका दिया, नहीं तो आप घसका भी नहीं पाते। ठीक है, बात समझ में आई। At least two objects must interact for force to exist. So फोर्स को एग्जिस्टेंस में आने के लिए दो चीजों का इंटरैक्ट करना बहुत जरूरी है। सो दो चीजें, कम से कम दो चीजें टकराएंगी, दो चीजें साथ आएंगी, तभी जाके फोर्स का एग्जिस्टेंस होगा, अदरवाइज फोर्स का एग्जिस्टेंस नहीं है। सो एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरैक्ट फॉर फोर्स टू एग्जिस्ट। Force is push or pull resulting from object interaction.
सो फोर्स एक तो पुश हो सकता है, एक तो पुल हो सकता है, रिजल्टिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंटरैक्शन। तो ये पुश और पुल जो फोर्स है वो दो ऑब्जेक्ट के इंटरैक्शन से ही होगा कि नहीं होगा, है ना। तो पुश फोर्स हो या पुल फोर्स हो, वो एग्जिस्टेंस में आएगा ही तब जब फोर्स का दो बॉडी का, दो ऑब्जेक्ट का इंटरैक्शन होगा। इंटरैक्शन क्रिएट फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जब भी इंटरैक्शन होगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स का एग्जिस्टेंस हो जाएगा। सो इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट फोर्स। So interaction creates force between two objects. When you push table, you also feel force on your hand. जब भी आप टेबल को ये पुश करते हो तो आपके हाथों पे भी फोर्स फील होगा, है ना। तलहटी पे आपके फोर्स फील होता है। जब भी आप टेबल को ऐसे फोर्सफुली खसकाते हो तो आपके हाथों पे निशान आ जाती है। क्यों आती है? बिकॉज टेबल ने भी फोर्स आप लोगों के ऊपर डाला हुआ होता है। सो व्हेन यू पुश टेबल यू ऑल्सो फील फोर्स ऑन योर हैंड। बोथ ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस फोर्स फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग इंटरेक्शन। सो दोनों ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है फोर्स फ्रॉम ईच अदर। तो जब हम पुश करते हैं टेबल को तो टेबल के ऊपर हम फोर्स डालते हैं और टेबल हमारे ऊपर फोर्स डालता है, दोनों को फोर्स का फील होता है। सो बोथ ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस फोर्स, है ना, फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग इंटरैक्शन। तो जब भी इंटरैक्ट करेंगे, उन लोग इंटरैक्शन में आएंगे तो जरूर दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा। एज सुन एज इंटरैक्शन, जैसे पुश कर रहे हो आप, जैसे छोड़ दिया तो फोर्सेस स्टॉप्स, forces disappears. So as soon as interaction stops, forces disappears. तो जैसे आपने ये घसकाना पुश करना बंद कर दिया तो फोर्स रुक गया। इंटरेक्शन है, फोर्स है, इंटरेक्शन नहीं है तो फोर्स नहीं है। फोर्सेस एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द इंटरेक्शन पीरियड। तो फोर्सेस एग्जिस्ट ही कब करता है? जब तक आप उसके कांटेक्ट में हो, आपने उसको जब तक पुश कर रहे हो तब तक फोर्स है वहां पे। जैसे छोड़ दिया फोर्स खत्म। तो फोर्सेस एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग इंटरेक्शन पीरियड। ईच ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस फोर्स फ्रॉम द अदर। सो हर एक, देखो, जब मैंने टेबल के ऊपर फोर्स डाला, टेबल ने मेरे ऊपर फोर्स डाला। So each object, जितने भी ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड है in the interaction, they will feel the force, they will experience the force. पानी पीते रहिए। पानी पीना बहुत जरूरी होता है, वो आपके शरीर को हाइड्रेट करता है। तो ये बात ध्यान में रख लीजिए आप। देन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो आपको समझना पड़ेगा डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। तो पहला फोर्स जो आता है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो फोर्सेस दैट एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट आर फिजिकली टचिंग। जैसे कि हमने पुश किया टेबल को तो फिजिकली आप उसको टच कर रहे हो। सो ये कांटेक्ट फोर्स तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब आप फिजिकली इन्वॉल्व हो ऑब्जेक्ट के साथ में।
So forces that acts only when object are physically touching. Contact can be direct or using hands, like using hand, और आप स्टिक से भी इनडायरेक्टली या रोप से भी इनडायरेक्टली. सो कांटेक्ट कैसे हो सकते हैं दो चीजों के बीच में? एक तो डायरेक्ट हो सकते हैं, हाथ यूज करके कांटेक्ट कर लिया, मारा थप्पड़, फोर्स लग रहा है ना, गाल के ऊपर थप्पड़ लगे, दैट प्यार से डर लगता है साहब, थप्पड़ से नहीं लगता. तो लो, 2-3 लगा दो, फोर्स लग रहा है वहां पे. सो कांटेक्ट कैन बी डायरेक्ट लाइक यूजिंग हैंड, और कैन बी इनडायरेक्ट लाइक यूजिंग स्टिक और रोप. ठीक है, एक तो रस्सी यूज करके खींच सकते हैं, टग ऑफ वॉर, ये खींचा, फोर्स लग रहे हैं. तो कांटेक्ट कैन बी डायरेक्ट, हाथों से डायरेक्ट हो सकता है, लगाया थप्पड़, और या फिर कांटेक्ट कैन बी बाय यूजिंग रोप और बाय यूजिंग स्टिक, जो मारते हैं स्टिक से. फोर्स ही लग रहा है ना, तभी तो लगता है चोट. सो कांटेक्ट फिजिकली होगा तब कांटेक्ट फोर्स पैदा होगा. फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरली बिटवीन ऑब्जेक्ट और फॉर फोर्स. तो फिजिकल कांटेक्ट एकदम जरूरी है, समझ में आया? कांटेक्ट फोर्स लगने के लिए फिजिकल कांटेक्ट एकदम नेसेसरी, एकदम जरूरी है, तबे ये कांटेक्ट फोर्सेस लगेंगे. एग्जाम्पल इंक्लूडेड मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन होने के लिए देखा है, फ्रिक्शनल फोर्स, प्लेन सरफेस रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम रहेगा, खड़बुड़ा रहेगा तो यार क्या फ्रिक्शन होता है, अरे छिल जाता है पूरा, गिरता है, तो है ना. फ्रिक्शनल फोर्स खींचते हैं, मस्कुलर फोर्स, मसल इन्वॉल्व होता है उसमें. So muscular force and frictional force are the examples of the contact forces. ठीक है. Now contact forces, पहला जो है उसमें muscular force, मसल वाला है, मसल बना देंगे. तो force resulting from action of muscle from our body. तो force resulting from action of the muscle in our body, भैया जिम कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं ना डंबल के साथ में, उठाने के लिए क्या लगता है, मसल लगता है. तो दैट एक्शन इज बिकॉज ऑफ द मस्कुलर फोर्स. ठीक है. तो फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम एक्शन ऑफ मसल इन आवर बॉडी इज अ मस्कुलर फोर्स यूज्ड फॉर वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग. सो ये मस्कुलर फोर्स आपको चलने में भी मसल का जरूरत है कि नहीं है? हाँ सर, मसल का जरूरत है, मसल नहीं रहा तो चल नहीं पाएंगे. सो मस्कुलर फोर्स लगता है चलने में, किसी चीज को उठाने में, किसी को पुश करने में, जंप करने में, मसल का, स्ट्रेचिंग करने में, ये तो क्या हो रहा है, मसल का उपयोग हो रहा है, तो मस्कुलर फोर्स लग रहा है उसमें. मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड इलोंगेट ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी. तो चाहे तुम रनिंग करो, चाहे तुम भागो, चाहे तुम वॉकिंग करो, चाहे लिफ्टिंग करो, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, ऐसे ही चलता रहता है. सो इलोंगेट होता है एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड इलोंगेट ड्यूरिंग द एक्टिविटी व्हेन मस्कुलर फोर्स इज यूज्ड. अब ये मस्कुलर फोर्स यूज कौन कौन करता है?
सारे एनिमल्स में मसल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स, तो वो यूज करते हैं। तो मस्कुलर फोर्स एनिमल यूज करता है, बर्ड यूज करता है, फिश यूज करता है, इंसेक्ट यूज करता है फॉर देयर मूवमेंट्स। तो जो भी मूवमेंट के लिए एनिमल, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट use their muscular force for movement. Human use animals muscular force for task historically. कैसे? गधे पे कुछ लाद देते थे और गधे को लेके चलते रहते थे, उसका मसल यूज कर रहे हैं हम अपना काम करने के लिए, है कि नहीं? सो अपना काम करवाने के लिए एनिमल मसल भी हम यूज करते हैं। सो एनिमल मस्कुलर फोर्स हिस्टोरिकली हम यूज करते थे। लड़ाई पे 2-4 ये घोड़े लेके चले जाते थे, घोड़े लेके जाते थे, हाथी लेके जाते थे, हाथी से कुचलवा देंगे सबको, हाथी से उसका मसल यूज करके दरवाजा तोड़वा देंगे। बड़े बड़े दरवाजे रहते थे, हाथी तोड़ देते थे। तो ह्यूमन यूज एनिमल मस्कुलर फोर्स फॉर टास्क हिस्टोरिकली। Muscular force helps chew food and pushes through digestive system. ओहो, खाना भी खाते हो तो जबड़े का मसल है, जबड़े का मसल का इस्तेमाल करते हो। तो फॉर चीविंग फूड, हम खाने के लिए भी, खाना चबाने के लिए भी मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। पेट पचाने के लिए भी, निकालने के लिए भी तो मसल का इस्तेमाल करते हैं। सो मस्कुलर फोर्स हेल्प्स चीव फूड एंड पुशेस थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। अंदर गटक लिया तो मसल ही पुश कर रहा ना अंदर। सो मस्कुलर फोर्स हेल्प्स चीव फूड एंड पुशेस थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। अपना हार्ट, उसके अंदर भी मसल होते हैं जो पंप कर रहा है। तो हार्ट मसल एक्सपांड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स टू सर्कुलेट ब्लड। सो ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में रखने के लिए हार्ट बहुत काम करता है, बहुत काम का चीज है हमारा हार्ट। तो हार्ट ब्लड को पंप करता है। पंप कैसे करता है? पहले फूलेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर फूलेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर फूलेगा। सो कौन कर रहा है? वो मसल ही कर रहा है, हार्ट का मसल। तो हार्ट का मसल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर फूलता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर फूलता है। तो वो क्या करता है? इस दौरान ब्लड को पंप करते रहता है एंड उससे से ब्लड पूरे बॉडी में घूमता है हमारे। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स मस्कुलर फोर्स इन चेस्ट एरिया। तो चेस्ट एरिया में मस्कुलर फोर्स, ब्रीथिंग क्या करता है? Breathing involves muscular force in the chest area. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। All body function, जितने भी बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं, depends upon the muscular forces. जितने बॉडी में तुम फंक्शन देख रहे हो वो सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? मस्कुलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो ऑल बॉडी फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द मस्कुलर फोर्स। जितने भी बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन? मसल, मस्कुलर फोर्स। essential for survival and daily activities. So this muscular force is very essential for the survival of the human. of the human क्या? कोई भी एनिमल हो, है ना? पंप करना बंद है, मर गया, कोई फायदा नहीं। तो इसका मतलब मसल चालू रहना, मस्कुलर फोर्स का बहुत हमारा बॉडी इस्तेमाल करता है दिनचर्या के एक्टिविटीज के लिए। तो हम जिंदा हैं बिकॉज मस्कुलर फोर्स, हमारा मसल जो है वो मस्कुलर फोर्स एक्सर्ट करता है। सो essential for this muscular force is essential for survival and daily activities. जो जितने भी हम डेली एक्टिविटीज करते हैं, सुबह से शाम तक चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ
खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, पचा रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो सारे के सारे बिकॉज ऑफ द मस्कुलर फोर्स हो रहे हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा। अब आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स एवरीबडी नोस फ्रिक्शन। जितना ज्यादा प्लेन सरफेस उतना फ्रिक्शन कम, और फ्रिक्शनल का फोर्स कम करने के लिए ग्रीसिंग वगैरह करते हैं, ल्यूब्रिकेट करते हैं, ल्यूब्रिकेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। सो बॉल रोलिंग अराउंड द ग्राउंड, बॉल रोलिंग अराउंड द ग्राउंड स्टॉप्स बाय इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम। आप बॉल फेंको ग्राउंड पे तो कुछ समय के बाद वो रुक जाता है। क्या चलते चलते चला जाता है क्या? फोर्स अप्लाई हुआ है, मैं नहीं रुकेगा बिकॉज मैं शशि कपूर है, मैं डांस करते करते रहेगा, ऐसा नहीं बोलता है वो, है ना। बॉल फेंका तो कुछ समय के बाद वो रुक जाएगा। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। बाइसाइकिल स्लोज डाउन व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग। जब पैडलिंग करना आप बंद कर देते हो तो बाइसाइकिल रुक जाता है। रफ रोड्स मेक्स बाइसाइकिल स्टॉप सूनर। जब रोड ज्यादा खराब होगा, ज्यादा गड्ढे हैं, रफ है, डक 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 डक, तो जल्दी हमको पैडल ज्यादा मारना पड़ता है, या पैडल रुक गया तो जल्दी रुक जाएगा। तो आप देखोगे कि रफ रोड मेक्स बाइसाइकिल स्टॉप सूनर देन द स्मूथर रोड। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द टू सरफेस इन कांटेक्ट। जो भी दो सरफेस होगा जो भी कांटेक्ट में है ना, उनके बीच में हमेशा क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हम ऐसे चल रहे हैं तो उसको रोक देता है कि नहीं रोक देता है फ्रिक्शनल फोर्स? हाँ, बॉल ऐसा जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मतलब मोशन जो भी डायरेक्शन में मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। सो इट ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फ्रिक्शनल अराइजेस ड्यू टू द इरेगुलरिटीज इन द सरफेस। फ्रिक्शन अराइज ही क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज इन द सरफेस। जितना खड़बड़ खड़बड़ रहेगा ना उतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है। अगर मैं तुमको एक सिंपल सा बात सोचो, स्लाइड कर रहे हो, प्लेन सरफेस है, मस्त स्लाइड होता है, थोड़ा खड़बुड़ा किया भाई जो छिल जाता है ना। तो जितना ज्यादा इवन सरफेस होगा ना, प्लेन सरफेस होगा, उतना फ्रिक्शन कम लगेगा। जितना ज्यादा इरेगुलर सरफेस होगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द सरफेस, irregularities of the surface. So friction arises due to the irregularities of the surface. Even smooth surface have tiny irregularities. एकदम साफ सुथरा दिखता है, प्लेन है, बट कुछ ना कुछ तो irregularities रहती है ना उसके अंदर, छोटा 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 होल रहेगा। फ्रिक्शन कम होगा बट होगा। This irregularities back lock into each other. तो दो सरफेस है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो इरेगुलरिटीज हो गए और वो दोनों क्या करते हैं? रब करते हैं ईच अदर को, तो इन दोनों लॉक हो जाते हैं ऐसे, तो वो रुक जाता है। ओपोजिशन क्रिएटेड व्हेन वन सरफेस मूव्स ओवर अदर। एक सरफेस के ऊपर एक चीज दौड़ रही है तो ये दो जो कांटेक्ट हो रहा है दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, है ना। सो ओपोजिशन, ये इधर जा रहा है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज कर रहा है। सो ओपोजिशन क्रिएटेड व्हेन वन सरफेस मूव्स ओवर अनदर सरफेस। एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर जब जा रहा है तो उसको ओपोजिशन फील होगा नीचे वाले सरफेस से, है ना।
So opposition created when one surface moves over another surface. Rough surface creates more friction than the smoother surface. तो surface जितना rough रहेगा उतना ज़्यादा friction महसूस होगा. तो rough surface create more friction than the smooth surface. Same objects stops at different distance on different surface. एक ही चीज है, सरफेस खराब है, खड़बुड़ा खड़बुड़ा सा है, और ये सरफेस यही चीज है, सरफेस थोड़ा ठीक है, सरफेस थोड़ा ठीक है, तो ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा, ये कम दूर तक ट्रैवल करेगा. इधर आके रुक गया, इधर आके रुका. सो ये समझने की बात है कि सेम ऑब्जेक्ट स्टॉप्स एट डिफरेंट डिस्टेंस. अलग सेम ऑब्जेक्ट था लेकिन अलग अलग डिस्टेंस पे रुका. ऑन डिफरेंट सरफेस, अलग अलग सरफेस है तो अलग अलग डिस्टेंस पे सेम चीज जाके रुकेगा. क्योंकि इसमें फ्रिक्शन ज्यादा था, इसमें फ्रिक्शन कम था. डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्शन. ग्लास, क्लॉथ, वुड, सेरामिक टाइल, सैंड क्रिएट्स डिफरेंट फ्रिक्शन. यस, ऑब्वियसली ग्लास के ऊपर देखो, क्लॉथ के ऊपर देखो, वुड के ऊपर देखो, सेरेमिक टाइल के देखो, सबका अलग अलग फ्रिक्शन होगा कि नहीं? सेम सब जगह सेम फ्रिक्शन दिखता है क्या तुमको? सेम फ्रिक्शन फील होता है? नहीं, अलग अलग फ्रिक्शन फील होता है. नेचर ऑफ सरफेस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन. कैसा नेचर है सब्सटेंस का, उसका सरफेस कैसा है, नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सरफेस का कैसा है, अच्छा है, खराब है, खड़बुड़ा ज़्यादा है, खड़बुड़ा कम है, तो उसका ही नेचर डिटरमाइन करता है कि कितना फ्रिक्शन होगा. ज़्यादा होगा, कम होगा, बहुत ज़्यादा होगा, वो सरफेस के नेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. एयर एंड वाटर ऑल्सो क्रिएट फ्रिक्शन. एयर एंड वाटर ऑल्सो क्रिएट फ्रिक्शन. जो हवा है, पानी है, वो भी फ्रिक्शन क्रिएट करता है ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स. तो मूविंग ऑब्जेक्ट तुमको रोकता है कि नहीं? हवा. तो हवा हो, पानी हो, वो भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट. एरोप्लेन एंड शिप्स आप देखे रहेंगे तो एरोडायनेमिक बनाया जाता है. क्यों? उनका डिज़ाइन उसके हिसाब से हवा को काटते जाए, उसके हिसाब से एरोप्लेन का डिज़ाइन बनाया जाता है. और वैसे ही शिप का भी डिज़ाइन वो पानी को काटते चले जाए, वो शिप का भी डिज़ाइन वैसे पानी को काटते हुए वैसे बनाते हैं, तो फ्लैट ही बना देते ना. और एरोप्लेन है, एरोप्लेन को भी हम फ्लैट बनाते हैं, मस्त एकदम, सारे जन एकदम बॉक्स में बैठ जाते हैं. क्यों ऐसा प्लेन दिखता है? बिकॉज उसको वैसा बनाया जाता है कि फ्रिक्शन कम से कम हो उसके ऊपर, एयर फ्रिक्शन. ठीक है. Forces that can act even when objects are not touching. Forces, अब देखो, हमने देखा है कोई टच नहीं करता रहता है. इधर है, आयन है, क्या हुआ? मैग्नेट लेके आया, टच खींच लेता है. अरे कांटेक्ट में नहीं आया लेकिन खींच कैसे लिया? फोर्स एक्ट कैसे कर रहा है? अदृश्य हवा है, अदृश्य है, कुछ तो भी जादू तो ना किया है. सो दैट इज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. तो फोर्स दैट कैन एक्ट इवन व्हेन ऑब्जेक्ट आर नॉट टचिंग. दो ऑब्जेक्ट टच नहीं कर रहा है उसके ऊपर भी कभी कभी फोर्सेस एक्ट करते हैं. हमारे ऊपर, हम पृथ्वी को एकदम ऐसा खड़े हैं कि नहीं, ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों नहीं तैर रहे हैं, हवा में तैर क्यों नहीं रहे हैं? क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन आवर बॉडी. फोर्सेस दैट कैन एक्ट इवन व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट टचिंग. जब टचिंग नहीं करता रहता तो भी फोर्स एक्ट कर सकता है. इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम डिस्टेंस. देखो, मैग्नेट दूर है
तो भी इफेक्ट डालता है ना आयन आयन के ऊपर। सो इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है दूर से भी। इंक्लूड्स मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ऐसे टाइप के फोर्स जो दिखाई नहीं देते लेकिन एक्सपीरियंस होते हैं, दो बॉडी के कांटेक्ट होने से नहीं होते वो, है ना। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में एक तो मैग्नेटिक फोर्स, एग्जांपल इज मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच वी एक्सपीरियंस, इफेक्ट्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। सो दो बॉडी के कांटेक्ट किए बगैर, दो ऑब्जेक्ट किए कांटेक्ट आए बगैर भी कुछ फोर्सेस जो है जो इम्पैक्ट डालते हैं। So that type of force are non-contact forces. No physical contact needed for this forces. तो ऐसे टाइप के फोर्सेस के लिए कोई भी फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो no physical contact is needed for this type of forces. Act through space between the objects. दो ऑब्जेक्ट के बीच के स्पेस में एक्ट होता है, तो एक्ट थ्रू स्पेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सा है। अब हम ये सब टाइप के फोर्सेस जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं उसके बारे में तो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज व्हाट मैग्नेटिक फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस इज, फर्स्ट वन इज व्हाट मैग्नेटिक फोर्स। So magnet attracts objects made by magnetic material. Magnet attracts objects made from magnetic material. ये तो देखते हैं हम लोग कि भाई आयन फाइलिंग्स को खींच लेता है, जो भी आयन का चीज है वो मैग्नेट क्या करता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। जो लाइक पोल्स है वो रिपल करता है, साउथ को साउथ के पास लेगा, खींच दूर दूर जाएगा उससे, नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेगा, दूर दूर जाएगा उससे। So like poles repel each other and unlike poles attract each other. Okay? देखा रहेगा ऐसा। मैग्नेट ले लो और टच करो, कभी कभी इधर नॉर्थ है तो वो टच ही नहीं होगा, चिपकेगा ही नहीं, दूर दूर भागेगा। और वहीं टेढ़ा कर दो, सो नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वो चिपक जाएगा एक दूसरे को, है ना। सो लाइक पोल्स रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स, लाइक पोल्स रिपल करता है, दूर दूर भेजता है, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करता है। रिंग मैग्नेट्स कैन फ्लोट व्हेन लाइक पोल्स फेसेस ईच अदर। तो रिंग मैग्नेट्स जो रहते हैं वो फ्लोट होते हैं, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल दोनों साथ में आएगा तो इसके ऊपर ऐसा हैंग हो जाएगा वो। तो रिंग मैग्नेट्स क्या होते हैं, रिंग मैग्नेट्स कैन फ्लोट व्हेन लाइक पोल्स फेसेस ईच अदर। ऐसा रिंग मैग्नेट देखा रहेगा, गोल गोल रहता है। अगर ऊपर नॉर्थ पोल है ऐसे, ये रिंग मैग्नेट ऐसे देखोगे तो ऐसा, सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। सो ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, इसके ऊपर और एक रिंग मैग्नेट रखा गोल, ऐसा गोल डिस्क वाला, तो एक दूसरे के ऊपर फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा। सो नॉर्थ पोल रहेगा तो क्या होगा, रिंग मैग्नेट्स एक के ऊपर एक फ्लोट होगा। रिंग मैग्नेट्स कैन फ्लोट व्हेन लाइक पोल्स फेसेस ईच अदर। Magnet can exert force without touching other objects. So हमने देखा वो टच में नहीं है लेकिन ये खींचता है इसको, मैग्नेट। सो कांटेक्ट नहीं है कोई। सो मैग्नेट एक्सर्ट कर रहा है फोर्स बट कोई कांटेक्ट नहीं है उससे। कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस because work from distance.
सो इसी फोर्स को जो वो एक्सर्ट करता है आयन के ऊपर, उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, बिकॉज वो दूर से वर्क कर रहा है, एकदम पास जाके कांटेक्ट नहीं बना रहा है, लेकिन दूर से ही वो उसको खींच लेता है. सो दैट फोर्स एक्टिंग इज नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, बिकॉज वो बहुत डिस्टेंस से वो डेवलप हुआ है. ठीक है, आगे डेवलप्स व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक. अभी हमने मैग्नेट का देख लिया, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. सो डेवलप्स व्हेन ऑब्जेक्ट आर रब्ड टुगेदर. जब भी ऑब्जेक्ट को रब करोगे, देखा रहेगा तुमने, स्केल लेके ऐसा ऐसा करते स्कूल में बच्चे लोग, फिर पेपर को टच करते. कभी कभी आप वो कब दिखता है, जब ठंडी का टाइम रहेगा ना, तो वुलन जो ये ओढ़ते हो आप कंबल, उसको मेरे को ना लगता है वुलन या सबसे ज़्यादा ना वो धूस वगैरह एकदम हल्की सी रहती है चादर, जो मोटी रहती है लेकिन गर्म होती है वो, तो वो आप जब ऐसा खोलते हो तो एक टाइप पे चट चट निकलता है ऐसे. सो दैट इज बिकॉज ऑफ रबिंग. तो जब रब करते हो ना, हमारे बॉडी में रब होता है, तो उसके ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं. चार्जेस जंप करते हो तो चट चट लगता है, दिखाई देता है कभी कभी, एकदम बहुत बारीक सा होता है. तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डेवलप होता है उसके ऊपर चार्जेस, एंड दैट फोर्स एक्सर्टेड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. पेपर लो, स्केल लो, ऐसा रब करो, सर देखो पेपर को टच करके पेपर उठेगा उसके साथ में. So develops when objects are rubbed together. Rubbing create electrical charges on the surface. Static charges do not move by themselves. है ना? Charges are static. That's why electrostatic. Charged object attract uncharged object. चार्ज ऑब्जेक्ट जो रहता है वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, पेपर को अट्रैक्ट करता है. पेपर पीसेस गेट पुल्ड टुवर्ड्स द चार्ज प्लास्टिक स्केल. हमने देखा है, रब किया सर पे और फिर उसको देखा, पेपर को क्या कर रहा है, पेपर उसको चिपक जाता है. सो पेपर पीसेस गेट पुल्ड बिकॉज टुवर्ड्स चार्ज प्लास्टिक स्केल. तो चार्ज ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो हमेशा अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा. Like and unlike charges, two balloons are rubbed when wool repel each other. With wool repel each other, balloon and wool attracts each other. बलून और वुल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को. ओके, सिमिलरली चार्जेस रिपल, सेम चार्ज रिपल, प्लस प्लस हमेशा रिपल करेगा एक दूसरे को, और प्लस माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को. सो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है. टू बलून्स रब्ड विथ वुल रिपल. अगर दो बलून है, इसको दोनों को आप वुल के साथ में रब कर रहे हो, इसको भी रब किया, इसको भी इससे रब किया, तो वो बलून है ना, दोनों दूर जाएगा. दे विल रिपल ईच अदर. व्हाइल दिस वुल एंड दिस बलून विल अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि दोनों अलग अलग चार्जेस है, दोनों इसमें दोनों सेम चार्जेस है, तो दे विल रिपल ईच अदर. एंड वुल एंड बलून विल हैव ऑपोजिट चार्जेस एंड दैट्स व्हाई दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, वही सब दिया हुआ है. अब टू काइंड्स ऑफ चार्जेस कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो हमको ये बात पता है कि दो टाइप का चार्जेस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. मूविंग चार्जेस क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट. ये चार्ज जो मूव होते हैं वही इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं सर्किट में. अर्थ अट्रैक्ट ऑल. अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी तक कौन कौन सा फोर्स पढ़ा. पहला फोर्स पढ़ा इसमें नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स में, पहले मैग्नेटिक पढ़ा,
फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो अर्थ अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, जो अर्थ होता है सारे ऑब्जेक्ट्स उसकी तरफ वो खींचता है, तभी हम लोग इधर खड़े हैं ना। फोर्सेस विथ विच अर्थ पुल ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटी, सब जितने भी चीजें हैं अर्थ के ऊपर ही खड़ी हैं। क्यों खड़ी हैं? क्योंकि अर्थ खींच रहा है, कुछ ना कुछ उसके वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जो उसको खड़ा कर रहा है अर्थ के सरफेस पे। सो फोर्सेस विथ विच अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटी, उसी अर्थ जो पुल कर रहा है अर्थ सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, सो दैट फोर्स इज ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, सो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट करता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड अप फॉल्स बैक डाउन, कोई भी चीज ऊपर फेंका नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है? ऊपर फेंका नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्यों नहीं ऊपर चला जा रहा है? मन करता है चला जा रहा है, चला जाता हूं किसी के धुन में, क्यों नहीं जाता? ऐसा चला जाना चाहिए ना, किसी के धुन में नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी फोर्स एक्ट कर रहा है, जो कोई अदृश्य फोर्स है जो एक्ट कर रहा है, नीचे खींच रहा है, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव नॉट रिपल्सिव, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, सारी चीजों को नीचे खींच के रखता है। किसी को रिपल करके बाहर भगा दिया क्या? नहीं, तू मेरे को नहीं चाहिए, तू भाग, ऐसा नहीं करता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज नॉट रिपल्सिव फोर्स। देन ऑब्जेक्ट्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट टेक स्ट्रेट पाथ डाउन, ऊपर से गिर रहा है, अरे नीचे ही ले रहा है, नीचे ही जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि नीचे ही चला जा रहा है? क्यों? और स्ट्रेट लाइन से ही नीचे आ रहा है, देखो स्ट्रेट लाइन से ही नीचे आ रहा है, आप ऊपर से छोड़ो फिर भी वो नीचे ऐसा स्ट्रेट ही गिर रहा है। सो ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट टेक स्ट्रेट पाथ डाउन, ऑब्जेक्ट थ्रोन अप स्लो डाउन स्टॉप्स देन फॉल स्ट्रेट डाउन, हमने ऊपर फेंका, जाके कहीं ना कहीं ऐसे ऊपर जा रहा था, कहीं ना कहीं जाके रुका, फिर नीचे आना चालू, स्ट्रेट नीचे आना चालू। सो ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड स्लो डाउन, जब हम ऊपर ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो वो धीरे धीरे स्लो होते रहता है और एक वक्त पे जाके ऊपर रुकता है और सीधा फिर नीचे गिरना चालू होता है। स्पीड इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग अप, सॉरी जब ऊपर जा रहा था तो स्पीड क्या होता? कम हो रहा था, स्लो डाउन हो रहा था। तो स्पीड डिक्रीजेस व्हाइल गोइंग अप, इंक्रीजेस व्हाइल कमिंग डाउन, तो जैसे जैसे नीचे आता ना वैसे इसका स्पीड बढ़ते चला जाता है। ठीक है, डायरेक्शन चेंजेस एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन, तो ऊपर गया, डायरेक्शन अपवर्ड का था, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे गया, रुका, फिर नीचे आ रहा है। तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे गया वो, तब उसने डायरेक्शन एकदम चेंज करके नीचे आया। सो डायरेक्शन चेंजेस एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन, ऑल हैपेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सारे चीजें क्यों हो रही हैं? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देखते हैं अभी नेक्स्ट, बड़ा ही शानदार। मैक्सिमम वेट शोन ऑन स्केल गिव्स रेंज, सो मैक्सिमम वेट शोन ऑन द स्केल गिव्स रेंज, रीडिंग, स्प्रिंग, बैलेंस। तो मैक्सिमम वेट शोन ऑन द स्केल गिव्स द रेंज, उसका रेंज कितना है मैक्सिमम। अभी मैं बोलूँ तो 0 से ये हाईएस्ट इसमें 100 kg है,
तो उसका स्केल कितना है, 0 से 100 kg, बराबर है। तो रेंज इज व्हाट, 0 to 100। स्मॉलेस्ट डिवीजन डिटरमाइंस प्रिसीशन ऑफ मेजरमेंट। ओके, सो प्रिसीशन ऑफ द मेजरमेंट, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा वो क्या डिटरमाइन करेगा, प्रिसीशन ऑफ द मेजरमेंट। मस्ट चेक रेंज बिफोर यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस। तो आप रेंज हमेशा चेक करना चाहिए जब आप यूज कर रहे हो। अब एक काम करते हैं, इसके आगे का मतलब स्प्रिंग बैलेंस के आगे का वो हम चलेंगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो मैं चाहूँगा ये फोर्सेस तक आपने कॉन्टेक्चुअल फोर्स, नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स इस वीडियो में पढ़ा, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आया हो, आया है या नहीं है वो ज़रूर आप मुझे एक कमेंट में बताइएगा। मैं चाहता हूँ हाँ, ताकि नेक्स्ट सेशन आप लोगों के लिए अच्छा लेके आऊँ वापस से, और ये वीडियो का कारवां चलता रहे आप लोगों के साथ। तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो, और कमेंट करना ज़रूरी तो कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। उसके बाद में सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना, किया है तो वेल एंड गुड। बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को ऐसे ऐसे वीडियोस की मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।